हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारा चैप्टर है डिपॉजिट्स। ये चैप्टर बीच में आता है नो डाउट स्टडी मैट के, बट ये बहुत सिंपल सा चैप्टर था तो मैंने इसको लास्ट के लिए, आप कह सकते हो इस मॉड्यूल के थोड़ा सा लास्ट के लिए पेंडिंग रखा हुआ था। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम 2 क्लासेस में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, 2.5 क्लासेस में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नो डाउट इसको हमने लास्ट के लिए रखा था, बट ये चैप्टर की इक्वल इंपॉर्टेंस रहेगी, इसको आपने इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आ गया तो वो बहुत स्कोरिंग रहेगा। बहुत प्रिडिक्टेबल चैप्टर है इन द सेंस कि कोई इसमें से बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि इसके बहुत अगर हम ले दे के भी करें ना, सारा कुछ देखे भी चैप्टर में क्या पूछ सकता है इंस्टीट्यूट, तो मैं कह सकती हूँ कि पूरे चैप्टर को हम सिर्फ 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बहुत सिंपल पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम समझते हुए चलते हैं डिपॉजिट्स की बात, वो क्या कहना चाह रहे हैं ना, एक्ट क्या कहना चाह रही है कि डिपॉजिट्स क्या होता है। फिर हम समझेंगे डिपॉजिटर क्या होता है। फिर हम समझ लेंगे कि डिपॉजिट क्या नहीं होता है। ठीक है जी, इसके आप रेलेवेंस अभी देखोगे थोड़ी देर में। फिर हम समझ लेंगे कि प्राइवेट कंपनी अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो उसे कैसे एक्सेप्ट करना है, पब्लिक कंपनी एक्सेप्ट कर रही है तो उसे कैसे करते हुए चलना है। और फिर हम समझ लेंगे कि अगर कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन डिफॉल्ट कर रहा है तो उसका क्या प्रोविजन रहेगा। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, स्टार्ट करते हुए चलते हैं। चलो जी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 की अगर हम बात समझे, कहते हैं कि भाई डिपॉजिट्स की डेफिनेशन यहाँ पे कवर्ड है। ठीक है जी, क्या डेफिनेशन है, देखो जी बात को जरा ध्यान से समझते चलना है आपने। डिपॉजिट्स की डेफिनेशन समझाने के लिए ना 2 तरीके अपनाए गए हैं। क्या 2 तरीके अपनाए गए हैं भाई? एक तरीका तो क्या है कि डिपॉजिट ये है, ठीक है जी, मान लो ABCD है, ठीक हो गया। एक तरीका ये है कि डिपॉजिट्स XYZ नहीं है। मतलब अगर मैं आपको कह रही हूँ कि ये 3 चीजें डिपॉजिट्स हैं, ठीक है ना, तो आप कहोगे फिर ऑब्वियस सी बात है कि बाकी सारी चीजें तो नहीं होंगी ना डिपॉजिट्स। पर ये भी एक्ट ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि ये चीजें डिपॉजिट नहीं है। क्यों समझाया गया एक्ट ने? ऐसी डेफिनेशन तो हमने नहीं देखी पहले भाई। ये इसीलिए समझाया गया है ताकि ना कोई भी मैनिपुलेशन ना कर ले कल को, ठीक है, कोई भी लूप होल क्रिएट ना हो जाए और सबको बहुत इजीली बेसिक स्मूथली बात समझ में आ जाए कि भाई डिपॉजिट्स का मतलब, डिपॉजिट्स का स्कोप, दायरा सिर्फ इतना ही है। इसके अलावा ये जो चीजें है ना, ये तो हमें एक्ट ने साफ साफ बता दिया है कि ये नहीं है डिपॉजिट्स। ठीक है जी, समझते हैं जरा बात को ध्यान से। कहते हैं डिपॉजिट्स का मतलब है रिसीप्ट ऑफ मनी बाय अ कंपनी। मतलब भाई कंपनी को पैसा रिसीव हो रहा है। कैसे रिसीव हो रहा है? कहते चाहे कंपनी उसको बोले, मतलब कंपनी बोले या नहीं, कोई अग्रीमेंट होगा, जैसे कि मान लो कंपनी ने ए से पैसा लिया, ठीक है ना, राम से पैसा लिया या कहीं से भी पैसा लिया, तो भाई वो वे ऑफ, मतलब उसके ऊपर जो अग्रीमेंट हुआ है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसके ऊपर हो सकता है डिपॉजिट लिखा हुआ है, हो सकता है लोन लिखा हुआ है, या कोई और फॉर्म लिखी हुई है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। पर ये जो प्रिस्क्राइब्ड कैटेगरीज है वो नहीं हो सकती है। आपको थोड़ी सी ना बात इतनी समझ में आ नहीं रही है, कभी तो कह रहे हो भाई ये हो सकता है, कभी कह रहे हो ये नहीं हो सकता है। जरा ना बेसिक बात समझ लो, ठीक है जी। क्या डिपॉजिट का मतलब है? कंपनी ने पैसा लिया, किससे लिया? या तो मेंबर से लिया आपने, ठीक है जी। आप कहोगे कि मेंबर से तो भी शेयर्स के लिए लेगा, नहीं, शेयर तो डिपॉजिट नहीं है। डिबेंचर होल्डर से लिया, भाई वो भी कह सकते हो डिपॉजिट नहीं है। आप कहोगे पब्लिक से लिया, तो क्या वो लोन हो सकता है, क्या वो किसी और तरीके से कुछ हो सकता है? भाई वो जो भी कैटेगरी है, अगर वो कैटेगरी, कर्सर देखना है आपने ध्यान से, अमाउंट नॉट कंसिडर्ड डिपॉजिट्स की जो लिस्ट है उस लिस्ट में कवर्ड है, तो भाई वो तो बिल्कुल भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। जैसे कि अगर कंपनी ने डिबेंचर किए इशू, ठीक है ना, राम ने पैसा दिया कंपनी को, किसका? डिबेंचर्स के लिए, ठीक हो गई बात। क्या उसे हम एक तरीके से डिपॉजिट मान लें? तो लॉ मेकर ने साफ साफ बोला भाई
एक्ट में ही लिख दिया, क्या लिखा सबसेक्शन 31 में भी, जो अमाउंट नॉट कंसिडर्ड डिपॉजिट है उसकी लिस्ट चेक करी, वहां पे साफ साफ दिख गया कि डिबेंचर नहीं माना जाएगा डिपॉजिट। तो भाई सिंपल सी बात है, क्रॉस हो गया। यानी जो राम ने पैसा दिया है उसको क्या कंसिडर करना है, डिबेंचर ही कंसिडर करना है। डिबेंचर के प्रोविजंस आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ लिए हैं, तो उसे डिपॉजिट कंसिडर नहीं करना है। यानी आप कहोगे कि भाई जो डिपॉजिट्स हैं उसके लिए तो हमें ये लिस्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। जो अमाउंट नॉट कंसिडर डिपॉजिट्स हैं वो हम ध्यान से एक बार गो थ्रू करेंगे, और है बहुत सिंपल, जो आपको अच्छे से पता ही है कि भाई ये डिपॉजिट हो ही नहीं सकता। जैसे बेसिक एग्जांपल ही ले लो आप, अगर कंपनी ने किसी बैंक से लोन लिया है तो क्या वो डिपॉजिट होगा? भाई वो क्यों डिपॉजिट होगा, वो तो लोन है ना। और साफ साफ लिस्ट में दे दिया कि उसे डिपॉजिट नहीं मानना, तो हम उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। अगर कंपनी ने डिबेंचर के लिए पैसा रिसीव किया, शेयर के लिए पैसा रिसीव किया, किसी इम्प्लॉई से कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया, तो क्या उसे हम यहाँ पे मान ले 231 का डिपॉजिट? नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सारे अमाउंट जो मैंने अभी बोले वो साफ साफ लिस्ट में लिखे हुए हैं कि इन्हें आपने डिपॉजिट नहीं मानना है। जब उन्होंने वो लिख ही दिया तो ऑब्वियस ही बात है नहीं मानना। आप कहोगे जब वो लिस्ट खत्म हो गई, मतलब कोई ऐसा चीज है जो लिस्ट में नहीं है या उसके आसपास भी नहीं दिख रहा, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो ऊपर अगर कवर है, डिपॉजिट की फॉर्म है, लोन की तरह दिख रहा है, उधार दिख रहा है या इसी तरीके का कुछ दिख रहा है, तो आप उसे डिपॉजिट मान सकते हो। अगर वो इस लिस्ट में नहीं दे रखा है तो वो डिपॉजिट माना जा सकता है। क्लियर होती है यहाँ तक की बात? यानी कि डिपॉजिट के कौन है, डिपॉजिट समझने से पहले हम क्या समझेंगे, क्या डिपॉजिट नहीं है। और बहुत ही बेसिक चीजें हैं। अभी के लिए आप माइंड में क्या रख लो कि किसी एक कंपनी ने किसी बैंक से लोन लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, तो भाई वो डिपॉजिट नहीं है। कंपनी ने डिबेंचर इशू किए तो वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। इसकी लिस्ट हम नेक्स्ट क्लास में गो थ्रू करेंगे कि क्या क्या डिपॉजिट नहीं है। वो लिस्ट ना मेनली एमसीक्यू पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, एज सच सब्जेक्टिव के लिए मैं उसे बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं मानती हूँ। ठीक है, बट करना तो ऑब्वियस बात है, हमने ए टू जेड सारा काम ही है, तो इस वजह से मैंने उसे नेक्स्ट क्लास के लिए रखा है। अभी हम पहले क्या समझेंगे, एक फ्लो बनाना चाहती हूँ मैं, इसलिए मैंने उसे थोड़ा पेंडिंग रख दिया, क्योंकि अगर मैं उस लिस्ट को हाथ लगा लेती तो वो पूरा आपका लेक्चर उसी लिस्ट में निकल जाना था और वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी नहीं बनना था। तो बेटर चीज क्या, एक फ्लो हम फटाफट से बनाते हैं। भाई हाँ, हमें समझ में आ गई एक बात, क्या कि डिपॉजिट क्या है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आ गया कि उधार ही है, लोन ही है, कंपनी ने पैसा रिसीव किया है, पर वो जो लिस्ट में नाम नहीं आना चाहिए उस तरीके का पैसा वो कंपनी ने रिसीव किया है। अगली बात समझते हैं ध्यान से, डिपॉजिटर कौन है, यानी कि कंपनी ने पैसा किससे रिसीव किया है। भाई ऐसा है ना, बहुत सिंपल सी बात है, कंपनी कौन सी है, कंपनी है प्राइवेट कंपनी या फिर कंपनी है पब्लिक कंपनी। तो ऐसे केस में कंपनी किससे पैसा ले सकती है, मेंबर से पैसा ले सकती है। आप कहोगे भाई मेंबर शेयर होल्डर, तो उसने तो शेयर्स ले रखे हैं कंपनी के। बिल्कुल ठीक बात है, उसने शेयर्स ले रखे हैं कंपनी के। कंपनी को ना क्या हुआ है, जरा बात को समझना, कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी है, ठीक है जी। कंपनी नहीं जाना चाहता बैंक के पास, कंपनी किसी कारण से में उसका मन है, उसको लग रहा है कि नहीं मुझे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास भी नहीं जाना है, ठीक है ना। कंपनी के बैठते हैं सारे फाइनेंस मैनेजर वगैरह, वो कहते हैं हमारे ना शेयर होल्डर्स को एक ऑफर देते हैं। कैसा ऑफर? क्या तुम कंपनी के डिपॉजिट्स खरीदना चाहते हो? है क्या एक तरीके से उधार की तरीके का, लोन ही है एक तरीके से, हम तुम्हें इस पे इंटरेस्ट देंगे, ठीक है जी, हम तुम्हें इस पे इंटरेस्ट देंगे और इतने टाइम के बाद तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे, प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के बाद तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे। शेयर होल्डर्स भी एक एवेन्यू ढूंढ रहे थे पैसा इन्वेस्ट करने का, ठीक है, उन्हें भी एक अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तलाश थी, उन्हें वो मिल गई, उन्होंने पैसा अपना कंपनी को दिया और कंपनी ने उस पैसे को इन्वेस्ट जो भी उनकी नीड्स थी अकॉर्डिंगली शॉर्ट टर्म के लिए उसने कर दिया। ठीक हो गई बात यहाँ तक की। तो उन्होंने, प्राइवेट कंपनी है तो नेचुरल सी बात है वो मेंबर से ही लेगी, वो पब्लिक से तो ले नहीं सकती है, और पब्लिक कंपनी है तो वो मेंबर से ले सकती है, ठीक होती है। आगे चलते हैं। आप कहोगे कि ऐसा तो भाई थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन हो जाती है ना, एक मान लो कि पब्लिक कंपनी है,
वो पैसा पब्लिक से तो ले सकती है, ठीक है ना, डिबेंचर इशू करती है, कुछ भी करती है, तो वो पैसा पब्लिक से ले सकती है, शेयर्स इनवाइट करती है प्रोस्पेक्टस के थ्रू। तो ऐसे केस के लिए क्या एक पब्लिक कंपनी डिपॉजिट्स इशू कर सकती है नॉन मेंबर्स को, प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है पब्लिक को? तो भाई एक तरीके का आंसर तो क्या है, हाँ एक पब्लिक कंपनी तो आपको पता है प्रोस्पेक्टस के थ्रू पैसा पब्लिक से इनवाइट कर सकती है, पर यहाँ पे साफ साफ एक्ट ने लिखा कि वो पब्लिक कंपनी कौन सी होगी, कर से देखना आपने, एलिजिबल पब्लिक कंपनी ही होनी चाहिए। कंडीशन डाल दी, 2 लिमिट्स डाल दी, ठीक है, अगर वो लिमिट फुलफिल करेगी तो वो पब्लिक कंपनी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकती है पब्लिक से। ध्यान से समझना है बात को, क्या कारण है, क्यों ये पूरा इतना लंबा चैप्टर हम करेंगे। देखो जब डिपॉजिट्स की बात आती है ना, तो ये चैप्टर क्यों आया, क्योंकि कंपनीज को फंड्स की जरूरत होती है, ऑब्वियस सी बात है, नाउ एंड देन में पैसा चाहिए, उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लॉ मेकर ने बना दी, हाँ तुम डिपॉजिट के थ्रू पैसा कर सकते हो। पर लॉ मेकर ने कहा भाई ऐसे तो कोई भी कंपनी किसी भी पब्लिक के थ्रू है ना नॉन मेंबर को लेके आए, पैसा उससे लेती रहेगी, फंसेगा कौन लास्ट में, कंपनी तो ले दे के भाग सकती है और फंसेगी हमारी पब्लिक। आपको अच्छे से पता है कि सारे के सारे हमारे लॉस बेसिकली क्या होते हैं, जनरली प्रोटेक्ट करने के लिए ही होते हैं पब्लिक का पैसा, उनकी हार्ड एंड मनी है। इसलिए साफ साफ लॉ मेकर क्या कहता है, ये कंपनीज जो पैसा एक्सेप्ट कर रही हैं किसी भी फॉर्म में, आपने देखा था डिबेंचर्स, ठीक है, आपने शेयर्स भी देखे, आपने कई तरीके के अपॉर्चुनिटीज देखी थी, तो आपको ये पता चल गया था हर तरीके से सेफ गार्ड किया गया है। उसी तरीके से यहाँ पे भी बहुत सारे चेक्स लगाए गए हैं कि ये जो कंपनीज हैं, ये कंपनीज किसी भी तरीके का फ्रॉड करने लायक ना रहें। तो पब्लिक कंपनी कोई भी उठा के सोचो जरा, उठ के कोई भी कंपनी कह रही है कि हाँ हम तो पब्लिक से डिपॉजिट कर रहे हैं एक्सेप्ट, नहीं, ऐसा नहीं, कौन, सिर्फ एलिजिबल कंपनी ही ऐसा कर सकती है। नेक्स्ट चेक करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव। एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन सी है, वैसे तो देखो क्या है एलिजिबल कंपनी कौन सी है, वो मैंने पब्लिक ठीक है पहले लिख दिया, बट एलिजिबल कंपनी आप इसको कह सकते हो। पब्लिक कंपनी होनी चाहिए पहली बात, ठीक है ना, क्योंकि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, नॉन मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है। नेटवर्थ उसकी मिनिमम कितनी होगी, 100 करोड़। टर्नओवर कितना होगा उसका मिनिमम, 500 करोड़, दोनों के बीच में ऑन है। स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो भी एप्लीकेबल होगा वो उसको यहाँ पे पास करवाना है। कैसे एप्लीकेबिलिटी चेक की जाएगी, देखो सेक्शन 180 आपके यहाँ पे अभी कवर्ड नहीं है, फाइनल के लेवल का है, तो उसकी लिमिट्स मैं आपको बताना नहीं चाहूंगी क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतनी लिमिट्स है, तो मैं फाइनल की भी डिराइव करूँ उसका कोई फायदा नहीं है। आप ये बात समझते हो चलोगे क्या, भाई स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए एलिजिबल पब्लिक कंपनी बनने के लिए, है ना, एलिजिबल कंपनी बनने के लिए नॉन मेंबर से पैसा एक्सेप्ट करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर से चाहिए। पर अगर उस कंपनी की जो लिमिट है, लोन लेने की लिमिट है, उधार लेने की लिमिट है, वो सेक्शन 180 के विद इन है, तो उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज सफिशिएंट। मैंने आपको कोई लिमिट नहीं बताई, मैंने सिर्फ एक वर्ड यूज किया है, अगर सेक्शन 180 के अकॉर्डिंगली उसका जो लिमिट है वो कवर्ड है, सफिशिएंट है, तो उसके लिए ओआर बहुत रहेगा, उसे एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। अगर वो विद इन लिमिट नहीं है सेक्शन 180 की, तो ऑब्वियस ही बात है उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। होती है यहाँ तक की बात क्लियर। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं एग्जेम्प्टेड कंपनी, यानी कि ये डिपॉजिट्स का चैप्टर किन कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। बहुत बेसिक है, बार बार आ चुके हैं, बैंकिंग कंपनी, भैया ऑब्वियस ही बात है, कल को बैंकिंग कंपनी है ना, कोई बैंक है, उसको अगर कुछ एक्सेप्ट करना है डिपॉजिट, तो उसके ऊपर तो ये सारी एप्लीकेबिलिटी कोई मतलब कोई बात ही नहीं बनती है, क्योंकि उसके अपने रेगुलेशंस है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली ही वो अपना काम करेंगे, अपने डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेंगे, उनके ऊपर कम्प्लीटली आरबीआई की गाइडलाइंस चलती हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है। अब देख रहे हो, साफ साफ दिख रहा है कि फाइनेंस कंपनीज की बात कर रहा है, क्योंकि इनका काम, इनका तो ऑर्डिनरी कोर्स है ना, अब रिलायंस का काम और इनके काम में तो जमीन आसमान का फर्क है, तो जो ऑर्डिनरी कोर्स है जिनका फाइनेंस करने का पैसा लेना देना रोज की बात है, उन कंपनीज के लिए डिपॉजिट वाला चैप्टर अप्लाई नहीं होगा।
स्पेसिफाइड कंपनीज कौन है भाई? ये कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देगी इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। उन्होंने बोला कि हाँ ये पर्टिकुलर कंपनी एबीसी, ये कंपनी क्या है, ये कंपनी के ऊपर डिपॉजिट वाला चैप्टर अप्लाई नहीं होगा। तो जब ये ऐसा बोलती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो चैप्टर उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। मतलब वो आरबीआई से प्रॉपर गाइडेंस लेकर ही ऐसा काम करेगी। क्लियर है? यहाँ तक की स्लाइड देखते हैं एक बार फटाफट से। डिपॉजिट्स क्या है, डिपॉजिट्स क्या नहीं है, डिपॉजिटर कौन है, ठीक है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या है और एग्जेम्प्टेड कंपनी क्या है। इसके ऊपर ही मैं कहती हूँ 3 से 4 क्वेश्चन इसी स्लाइड में कवर हो रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी मैट में आपने गो थ्रू कर लेना है जहां जहां पे ये इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे आपको नो डाउट देखना से पड़ सकता है, बट आपने ये जो टॉपिक साथ साथ हो रहे हैं इसको जरूर एक बार गो थ्रू करते हुए चलना है। आते हैं अगली बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान से देखने वाली चीज है। क्या है? कहता है, अब हमने क्या क्या बात करनी है। कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स। मतलब पहली बात तो हम करते हैं कि एक कंपनी है, कौन सी कंपनी मेंबर से पैसा ले सकती है? फिर पब्लिक भी ले सकती है, प्राइवेट भी ले सकती है। यानी कि जो प्रोविजंस ये बताए गए हैं ना, दोनों के लिए अप्लाई होंगे, प्राइवेट के लिए भी और पब्लिक कंपनी के लिए। पहली कंडीशन क्या है? बहुत सिंपल है, पैसा लेना है ना जी। पैसा लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? आप अपने मेंबर्स से एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवा लो। आप देख रहे हो कंडीशन ही क्या है, साफ साफ ही रेलेवेंस दिख रही है भाई। मेंबर्स भी अपने, है ना जी, ओआर भी मेंबर्स ने पास करना है। एक सिंपल मेजोरिटी ओआर की सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओआर की सफिशिएंट मानी जाएगी। आगे चलते हैं। एक सर्कुलर इशू किया जाएगा। सर्कुलर इशू करने का मतलब क्या है? मेंबर्स को, है ना, सारे मेंबर्स को सर्कुलर एक नोटिस टाइप में भेज दो। उसमें क्या क्या लिखो? उसमें लिखो साफ साफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की, क्रेडिट रेटिंग एक मिली होगी उसके बारे में लिखो। क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या है? देखो मैंने जब डिबेंचर्स का चैप्टर किया था ना, तो हमने एक बार डिस्कस किया था कि भाई क्रेडिट रेटिंग का क्या क्या मतलब रहता है। गो थ्रू कर देती हूँ, काफी टाइम हो चुका है इस बारे में। जब भी कंपनी ने ना लोन की फॉर्म में, उधार की फॉर्म में कुछ पैसा लेना है, ठीक है जी, किसी से भी, मेंबर्स है, पब्लिक है, किसी से भी पैसा लेना है, तो उस कंपनी को क्या करना पड़ता है? वो जो पर्टिकुलर सिक्योरिटी इशू कर रही है, चाहे वो डिपॉजिट्स है, चाहे वो आप कह सकते हो डिवेंचर्स हैं, तो वो या बॉन्ड्स हैं, तो वो ना सिक्योरिटी को एक रेटिंग चाहिए होती है। अगर मैं एक सिंपल सी बात बोलूं भाई, जो कई बार क्या होता है, जो मूवीज रिलीज होती हैं, ठीक है ना, मूवीज रिलीज होती है तो वो क्रिटिक्स के पास जाती हैं पहले। मेरे ख्याल से ज्यादा नॉलेज नहीं मुझे, कितने दिन पहले, मैं मान लो कि 2 दिन पहले, ठीक है ना, फ्राइडे को मूवी रिलीज होती है, मान लो कि थर्सडे को या वेडनेसडे को वो क्रिटिक्स के पास चली जाती हैं। वो क्रिटिक्स क्या करते हैं? उसको एक रेटिंग दे देते हैं, ठीक है जी। तो हमें पता होता है भाई हमने फ्राइडे को वो मूवी देखनी है कि नहीं देखनी है, रेटिंग के हिसाब से हमें आइडिया हो जाता है। बिल्कुल यही चीज है, जब कंपनी ने लोन की फॉर्म में कुछ लेना है पब्लिक से, तो कंपनी जाएगी किसके पास? क्रिटिक के पास। क्रिटिक कौन है यहाँ पे? क्रिटिक ना इंडिया में 6 क्रेडिट रेटिंग असेसमेंट कंपनीज हैं। मतलब गवर्नमेंट ने सिर्फ 6 कंपनियां ऐसी हैं जिनको लाइसेंस दे रखा है, जिनको रजिस्टर कर रखा है कि वो रेटिंग दे सकती हैं। किसको रेटिंग दे रही है? कंपनी को रेटिंग नहीं दे रही है, वो किसको दे रही है? कंपनी की उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को रेटिंग दे रही है जो कि कल को इश्यू होने वाली है, ठीक है जी। अब ये गए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने रेटिंग वहां से ले ली। मान लो इनको कोई भी पर्टिकुलर कुछ भी आप समझ लो, ए बी सी समझ लो, 1 2 3 A1 A2 जो समझना है समझ लो। रेटिंग का पूरा चैप्टर आपके पास नहीं है, बट वैसे सीएस वगैरह में कवर होता है, सिक्योरिटीज के चैप्टर में। वहां देखते हैं शॉर्ट टर्म में रेटिंग है तो कैसी मिलती है, अलग अलग टाइप होते हैं ना। म्यूचुअल फंड की रेटिंग है तो कैसी मिलती है, मतलब A1 है कि A+ है, वो हमारे लिए कोई रिलेवेंट अभी के लिए नहीं है। चाहो तो आप गूगल पे सर्च मार लेना, आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन, जनरल नॉलेज अपडेट हो जाएगी। कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने जाके क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन कर ली है, ठीक है जी। मतलब उस कंपनी ने इसको एक रेटिंग दे दी कि ये पर्टिकुलर रेटिंग है। टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स कितने रहेंगे, ये भी इशू में लिख दिया, सर्कुलर में लिख दिया। पिछला कोई अमाउंट पेंडिंग है, पिछला कोई इशू किया था डिपॉजिट्स का जो कि अभी ड्यू नहीं हुआ है, उसके बारे में लिखा जाएगा। इंफॉर्मेशन सारी दे दी, फाइनेंशियल पोजीशन में भी काफी कवर हो जाएंगी बातें। फिर ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट ले लो। क्या ऑडिटर कह रहा है? ऑल इज गुड। ऑल इज गुड का मतलब क्या है? टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है, ऑल इज गुड सिर्फ समझाने के लिए बोला है। ऑडिटर कह रहा है कि नो डिफॉल्ट हैज बीन कमिटेड।
ठीक है जी, मैं ये सर्टिफाई करता हूँ, ऑडिटर कह रहा है कि इस कंपनी ने पिछले कोई भी डिपॉजिट्स के जो भी इशू किए थे उसमें कोई डिफॉल्ट कमिट नहीं किया था, टाइमली पेमेंट कर दी थी। या तो ये सर्टिफिकेट मिलेगा या फिर क्या मिलेगा कि नहीं भाई डिफॉल्ट तो कमिट हुआ था बट डिफॉल्ट वाज मेड गुड, और इस बात को 5 साल का टाइम पीरियड बीत चुका है। क्या बात बनती है, कंपनी को सुधरे हुए 5 साल हो चुके हैं। जो कंपनी ने डिफॉल्ट किया था उस बात को 5 साल बीत चुके हैं, यानी कि आज की डेट में क्या माना जाएगा, कंपनी तुम फिर से डिपॉजिट इशू कर सकती हो, एक्सेप्ट कर सकती हो अगर सारी कंडीशंस फुलफिल हैं। तो ऑडिटर से सर्टिफिकेट दोनों केसेस में लेना है, सब बढ़िया है या सब नहीं बढ़िया था, ठीक है, पहले नहीं था डिफॉल्ट हुआ बट डिफॉल्ट को ठीक कर दिया। आप कहोगे तीसरी ऑप्शन भी तो हो सकती है, डिफॉल्ट हुआ और डिफॉल्ट को भी बीते हुए 3 साल नहीं हुए, तो भाई फिर तो इनडायरेक्टली लिख ही दिया ना एक्ट ने कि ऐसी कंपनी नहीं इशू कर सकती है डिपॉजिट, है ना, ये तो इनडायरेक्टली हो ही गई बात कि वो डिपॉजिट इशू नहीं कर सकती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब 5 साल का टाइम पीरियड बीत जाएगा तब कंपनी डिपॉजिट इशू कर देगी। आगे चलते हैं, ये वाला जो सर्कुलर है फाइल किया जाएगा आरओसी को, एक डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व बनाया जाएगा डीआरआर। आप कहोगे ये डीआरआर वगैरह सीआरआर डीआरआर तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं भाई, जब जब कंपनी ने पैसा लेना है तब तक डीआरआर सीआरआर चलेंगे ही चलेंगे। कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 20% ऑफ द अमाउंट फॉलिंग ड्यू विद इन द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 30 अप्रैल तक का, आपको याद होगा डिवेंचर में भी सेम चीज थी, 30 अप्रैल तक हमने क्या करना है, 20% डिपॉजिट कर देना है। किसका 20% निकालना है, जो इस साल में हमारा है ना, जो इस साल में हमारा पैसा ड्यू है, जो हमने पैसा वापस करना है, उसका 20% हमने डाल देना है एक रिजर्व के अंदर, है ना, एक रिजर्व बन जाता है, एक अलग पैसा अलग दिया जाता है, जैसा कि डिबेंचर्स में भी हम करते थे, बिल्कुल सेम कंसेप्ट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सर्टिफिकेट कंपनी से ले लेना है। अब कंपनी भी सर्टिफिकेट दे रही है, ऑडिटर से अलग लिया, कंपनी से अलग सर्टिफिकेट लेना है। कंपनी भी यही बात कह रही है, कंपनी कह रही है भाई हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, किया है तो हमने मान लो 8 साल पहले डिफॉल्ट किया था, 6 साल पहले किया था, 5 साल का टाइम पीरियड बीत चुका है, डिफॉल्ट हैज बीन मेड गुड। आगे चलते हैं, प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी। देखो प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी के बारे में क्या कह रहे हैं, अगर तो डिपॉजिट्स हैं सिक्योर, अगर ठीक है, तो वो कह रहे हैं साफ साफ बोल रहे हैं कि कंडीशन है कि सिक्योरिटी का ध्यान कौन रखेगा, सिक्योरिटी का ध्यान कंपनी तुम रखना कि हाँ इतना हमने डिपॉजिट किया है, इतना पैसा एक्सेप्ट किया है, इसके लिए हमने ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, और इस सिक्योरिटी की वैल्यू कम होगी तो हम इसमें और सिक्योरिटी ऐड करते रहेंगे, जैसा कि डिवेंचर्स में हमने देखा था। इसके लिए भी क्या कोई ट्रस्टी होता है, वो ट्रस्टी वाली बात भी हमारे पास आगे नेक्स्ट प्रोविजन में आ जाएगी, ठीक है ना। तो जो प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी मतलब जो आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है डिपॉजिट होल्डर्स को, उसके लिए आपने प्रॉपर प्रोविजन बना रखा है, ये भी कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल है, रीपेमेंट हो रही है, इंटरेस्ट जो भी कंडीशंस है, टर्म्स कंडीशंस है, कितना टाइम में करना है, क्या करना है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट की पेमेंट दी जाएगी, कोई इशू नहीं है, जैसी पेमेंट है वो आपने टाइमली पेमेंट करते हुए चलना है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हो स्टिक बनाया मैंने यहाँ पे, मिनिमम टाइम पीरियड रहेगा डिपॉजिट्स का 6 मंथ्स, यानी कि आप 6 महीने से कम के डिपॉजिट्स नहीं इशू कर सकते हो, और मैक्सिमम 36 मंथ्स के इशू करोगे, यानी कि ये बहुत लॉन्ग टर्म के डिपॉजिट्स नहीं है, ठीक है, 6 मंथ्स टू 36 मंथ के बीच का ही आपका टाइम पीरियड टर्म रहेगा। एक एक्सेप्शन है, आप कह सकते हो एग्जाम्पशन दिए किस चीज के लिए, 3 महीने तक की बात कर लो, मतलब अगर मिनिमम आप 3 मंथ 3 4 5 मंथ तक का करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, पर उसके लिए आपको अमाउंट थोड़ा ध्यान रखना है, उसके लिए आपको अमाउंट क्या रखना है, मैक्सिमम आप कितना इशू कर सकते हो, 10% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ, है ना, ये क्योंकि प्लस का साइन है आप देख रहे हो, एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स आ जाते हैं, है ना, प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम का एग्रीगेट किया, उसका 10% निकाला, सिर्फ इतने ही आप इशू कर सकते हो 6 महीने से कम,
पर वो भी इतने कम भी नहीं कि 3 महीने से भी कम कर दो, नहीं, मिनिमम 3 मंथ्स का तो रहेगा ही रहेगा। यानी कि कुछ भी कर लो, 3 महीने से कम के तो डिपॉजिट होंगे ही नहीं। और 3 वाली अगर कंडीशन आपने करनी है तो उसके लिए आपको ये वाला अमाउंट मैक्सिमम ही इशू करने का अलाउ रहेगा। ठीक है जी। तो ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। 6 मंथ तो 36 मंथ, और इसकी एक्सेप्शन 3 महीने की रहेगी, बट मैक्सिमम अमाउंट उसके लिए आपको लिमिट याद रखनी पड़ेगी। चलते हैं आगे। आप देख रहे होंगे इसी स्लाइड में, यहाँ पे मैंने एस्ट्रिक 1, एस्ट्रिक 1, एस्ट्रिक 1, एस्ट्रिक 1, 4 जगह मैंने एस्ट्रिक 1 डाला है। ठीक है, इसकी रेलेवेंस समझते हैं हम। यानी सर्कुलर इशू करना, उस सर्कुलर की आरओसी को फाइलिंग करना, या जो 20% 30 अप्रैल तक डिपॉजिट करना है, या कंपनी से डिपॉजिट सर्टिफिकेट लेना, ये चारों चीजें नहीं अप्लाई होगी। ये कंडीशंस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कौन सी कंपनी को? भाई प्राइवेट कंपनी को, है ना। प्राइवेट कंपनी को ये करने की जरूरत नहीं है। कंडीशंस क्या? अगर ये प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट कर रही है पैसा, मनी का मतलब कुछ अलग नहीं है। मनी, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई मनी MONEY, उसका प्लूरल किया है मनीज, और अलग कुछ नहीं है। एक्सेप्ट पैसा कर रही है, मैक्सिमम कितना? प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम कर रही है 100% ऑफ। फिर से वही चीज आ रही है, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्रीजर प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम का एग्रीगेट। या फिर वो कंपनी है स्टार्टअप, 5 साल नहीं बीते हैं, 5 साल के विद इन की स्टार्टअप है वो कंपनी, नई कंपनी आप कह सकते हो। या फिर वो कंपनी फुलफिल कर रही है ऑल द कंडीशंस, एसोसिएट नहीं है, सब्सिडरी नहीं है किसी कंपनी की, उसकी बोरिंग्स हैं लेस देन ट्वाइस द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़। इसमें से हम कैलकुलेट करेंगे जो भी लोअर रहेगा। जैसे अगर मान लो पेड अप शेयर कैपिटल है 30, है ना, एक सेकंड के लिए 30 मानते हैं, तो ट्वाइस कितना हो गया इसका? 60 और 50, विच एवर इज लोअर, यानी कि 50 करोड़ लोअर हो गया। तो उसकी जो बोरोइंग्स है वो लेस देन 50 करोड़ है। ठीक है, ये कंडीशन है। वो फुल सब्सिडरी किसी और कंपनी की नहीं है। तो ऐसी कंपनीज के लिए क्या रहेगा? ऐसी कंपनीज को जहां जहां एस्ट्रिक 1 का साइन था 4 कंडीशंस पे, ये फुलफिल करने की जरूरत नहीं रहेगी। देखना एक बार फिर से। कहाँ का एस्ट्रिक 1 है? सर्कुलर इशू, फाइल टू ROC, DRR, सर्टिफिकेट बाय द कंपनी। ठीक है, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि मैक्सिमम इतना कर रही है, ठीक है, या फिर वो स्टार्टअप है ना। फिर लिमिट नहीं देख रहे हम, फिर हम क्या कह रहे हैं? या तो वो स्टार्टअप है। तीसरी बात क्या आती है? ये सारी कंडीशन वो फुलफिल करती है। ये सारी में तो ऑब्वियसली दो ही चीज है कि ये दोनों कंडीशन वो फुलफिल करती है, तो उसके चारों कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा छोटी छोटी बातें आ जाती हैं। क्या? ये कंपनीज जो है ना, वापस में चलती हूँ, ये कंडीशंस जो मेंबर्स वाली हैं, इसके अलावा बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स आप देखोगे स्टडी मैट के अंदर। ट्रस्टी की बात है वो हम पब्लिक के अकॉर्डिंगली करते हुए चलेंगे, है ना। फिर एक बात आ जाती है कि इंटरेस्ट कितना देना है। इंटरेस्ट की पेमेंट आप उतनी कर सकते हो मैक्सिमम जितना RBI आपको बताते हैं। मैक्सिमम मतलब ये भी नहीं कि आप बहुत ज्यादा ट्रैक करने के लिए बहुत हाई रेट दे दो, मैक्सिमम रेट भी बताया जाता है, क्योंकि बहुत हाई रेट देने से क्या होगा? पब्लिक अट्रैक्ट हो जाएगी, और ऑब्वियसली मेंबर्स अट्रैक्ट हो जाएंगे, और ऑब्वियसली क्या बात रहेगी? आप कल को हो सकता है कि बहुत तगड़ा डिफॉल्ट करके भाग जाओ। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम रेट भी बताया जाएगा। ऐसे 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स है, वो अपने एक बार सिर्फ रीड कर लेने, उसमें कोई बहुत ज्यादा अलग चीज या कंसेप्ट नहीं है। फिर हमने क्या देखना है नेक्स्ट क्लास में? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या देखना है? डिपॉजिट्स क्या नहीं है, और एक पीनल इंटरेस्ट वगैरह का छोटा सा पेनल्टी की बात है, वो हमारे पास टॉपिक रहेगा। तो एक क्लास और या 2 क्लासेस और आपकी, 2 क्लासेस आप लगा लो इसमें आपकी रहेंगी। ठीक है जी। साथ साथ देख लेना है, रीडिंग कर लेनी है सारी चीजों की। अच्छे आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं।